हम वीडियो में बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरीके की होती है, आज हम इसके ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो में आपको अच्छे से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ एक चीज़ के बारे में। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ढंग से देखना है बस, और हम इसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके ढंग से क्लियर करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा क्या होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने तरीके के होते हैं। कॉस्ट हमारे 3 तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मेनली हमारे ये जो कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सोचते हैं हमेशा। मैन्युफैक्चरिंग हमारा बिजनेस है तो उसके लिए मटेरियल लगता है, लेबर भी लगती है, और बाकी जितने भी खर्चे इसके अलावा हो गए वो सब एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ गए। तो मटेरियल हमारे 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब इसको समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। हर एक खर्चा 2 तरीके का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हमारा बनता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कहते हैं ऊपरी खर्चे, प्रोडक्शन के अलावा, प्रोडक्शन में ही काम आ रहे वो ऊपरी जो भी खर्चे हैं, तो वो बेसिकली इसे कहते हैं ओवरहेड्स। तो हमने फिर ओवरहेड्स को भी 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। ये सारे इंडायरेक्ट खर्चे मिला के ओवरहेड्स बन गए। ओवरहेड्स को भी 3 तरीके डिवाइड कर दिया। कुछ ओवरहेड होते हैं फैक्ट्री के लेवल के, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कुछ होते हैं कि ऑफिस में हो रहे, जो ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं। एक होते हैं फिर सेल करते हो रहे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से डिटेल में। तो चलिए फिर देखते हैं कि एक एक चीज़ क्या होती है। ये मटेरियल कॉस्ट की, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। देखो यार, मटेरियल कॉस्ट हमारे ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमें मटेरियल खरीदने के लिए करनी पड़ती है। और मटेरियल 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके ऊपर बात कर लेते हैं हमारा। देखो, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि आप प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी खरीदते हो, उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसको एक हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपने अगर टूथपेस्ट बना रहे हैं हम, तो टूथपेस्ट बनाने के लिए जो आपको मटेरियल खरीदना है वो सब डायरेक्ट मटेरियल है। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, जैसे कि टूथपेस्ट बनाने के लिए जो ट्यूब हम बनाते हैं टूथपेस्ट में, अब वो ट्यूब बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए ये भी डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। अब उसके अंदर जो डलेगा टूथपेस्ट, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी डायरेक्ट मटेरियल है। अब इसके ऊपर कवर करने के लिए जो हम बॉक्स यूज़ करते हैं वो बॉक्स भी डायरेक्ट मटेरियल है। क्या इसके बिना प्रोडक्शन हो सकती है? इन तीनों चीज़ों के बिना हो ही नहीं सकती। तो जो मटेरियल आपको प्रोडक्शन करने में चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, और वो प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट में जो दिखेगा, फाइनल प्रोडक्ट में जो दिखने वाला है, एक तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, वो तो हमने खरीद लिया, लेकिन उसके ऊपर अगर बॉक्स लगाना है या कुछ भी दिखने वाला है उसके ऊपर, वो भी तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है ना। उसके बिना कैसे प्रोडक्ट बिकेगा? वो भी तो प्रोडक्ट का ही पार्ट बन गया ना। जो प्रोडक्ट का पार्ट बन गया दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो दैट इज कॉल्ड, तो मटेरियल विच आर स्पेशली परचेज फॉर अ जॉब, जो स्पेशली आप मटेरियल परचेज करते हो कोई काम को करने के लिए। जैसे कि आपने टूथपेस्ट बनाने के लिए जो उसका मटेरियल खरीदा कि कैसे बनेगा उसका लिक्विड, तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि आपने स्पेशली परचेज करा है उसके लिए, काम को करने के लिए। और काम बहुत सारे होते हैं ना, कि जॉब हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या ऑर्डर कोई प्रोसेस कर रहे हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हो आप, अलग अलग तरह के काम होते हैं। तो वो सारे मटेरियल जो कोई स्पेशली परचेज करते हो किसी काम को करने के लिए, वो डायरेक्ट मटेरियल है। या कोई फाइनल प्रोडक्ट में जो विजिबल होने वाली चीज़ होती है वो भी डायरेक्ट मटेरियल होता है, जो फाइनली प्रोडक्ट में विजिबल होगी। अब विजिबल क्या होगा, सपोज करो बॉक्स विजिबल होने वाला है, या सोफ़ा वगैरह हमने बनाया, सोफ़े के ऊपर सिर्फ सोफ़ा, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोफ़ा दे दिया, और उसके ऊपर जो कवर चढ़ने वाला है वो भी तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। कुछ भी डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। विजिबल जो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर होगा ना वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होते हैं जैसे कि आपका यही वाला एक तो बॉक्स हो गया, या कार्टून्स, जो आप कार्टून्स में डाल के सारा मटेरियल प्रोडक्ट को बेचोगे, तो वो कार्टून भी तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने देखा होगा फैक्ट्री के अंदर सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट को बनाया और सीधा एक एक प्रोडक्ट थोड़ी बेचेंगे, उसको एक साथ पैकिंग करते हैं, कार्टून के अंदर डाल के फिर आगे सप्लाई करते हैं। तो कार्टून भी तो खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन का हिस्सा बन गया। जो प्रोडक्शन का हिस्सा बन गया मटेरियल, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। तो वो सारे पैकिंग मटेरियल जो भी खरीदना पड़ेगा पैकिंग करने के लिए, वो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। कोई पार्ट्स कंपोनेंट खरीद रहे हो कि आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, ये स्पेशली काम आता है। जैसे कि अगर आप मोटर व्हीकल बना रहे हो, अब मोटर व्हीकल बनाने के लिए आपने सारा मटेरियल तो खरीद लिया,
लेकिन उसके ऊपर जो पार्ट्स कंपोनेंट बनेंगे, अब पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि हमने कार बना रहे हैं तो कार बनाने के लिए टायर खरीदना पड़ेगा, तो ये उसका जो पार्ट खरीद रहे हो, जो स्पेशली अगर आपका ऐसा काम है कि आपको पार्ट्स अलग अलग खरीदने पड़ते हैं, तो वो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब हो गया ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनता, वो आपको बस ऊपर आपके प्रोडक्शन के ऊपर के खर्चे हैं, वो मेन खर्चे नहीं है हमारे। कैसे? दे डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, दे इट इज़ नॉट विजिबल इन द फाइनल प्रोडक्ट, ना ही विजिबल होता फाइनल प्रोडक्ट में। बहुत ही छोटी कॉस्ट होती है इसकी। जैसे कि अब आपने यहाँ पर सबको देखा, ये बॉक्स वगैरह बना दिया, अब इसके ऊपर जो आप पन्नी चढ़ा रहे हो, ठीक है, अब इसके ऊपर जो आपने पन्नी चढ़ाई या पॉलीथीन में जो आप दे रहे हो, ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। ये आप सजावट के लिए जो आप कर रहे हो वो सब आपके ऊपर है, ये जरूरी नहीं था। या आपने जो ग्लू आपने यूज़ करी है, ग्लू आपने यूज़ करी है, ये ग्लू मानता हूँ कि ग्लू जरूरी है, बट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए उसको इनडायरेक्ट मटेरियल में डालेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी नहीं थी ग्लू, प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी क्या क्या था? जो विजिबल होगा फाइनल प्रोडक्ट में, या जो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, ग्लू थोड़ी चाहिए थी। तो ग्लू एक आपका ऐसा मटेरियल बन जाएगा जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो कि जैसे कि अगर आप बुक बाइंडिंग कर रहे हैं तो बुक बना रहे हैं, बुक बाइंडिंग के लिए जो ग्लू चाहिए, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। देखो ध्यान रखना, कुछ चीज़ें होती है जो इनडायरेक्ट मटेरियल है किसी और के लिए, और वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगी। जैसे ग्लू है, अब ग्लू अगर मैं वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं है बुक बाइंडिंग का, मेरा काम बुक बाइंडिंग का नहीं है, तो मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन अगर मेरा काम ही बुक बाइंडिंग का ही है, मैं बुक बाइंडिंग ही करता हूँ, तब तो मेरे लिए ज़रूरी है ना ग्लू, तो ग्लू ही मेरे से काम, ग्लू से ही मैं काम कर सकता हूँ बुक बाइंडिंग का, तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा। तो किसी के लिए वो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल बन सकता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो कि आपके तो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, विजिबल नहीं होता, इसकी कॉस्ट बहुत ही छोटी होती है, ईजिली कैलकुलेट नहीं होती, वो पर यूनिट कॉस्ट, मतलब एक पीस पे आपने कितना खर्चा किया वो कैलकुलेट नहीं होता इजीली। अगर ये हम बात करें तो हम एक एक पीस के हिसाब से खरीदेंगे, कि हमने जैसे कि हमने टूथपेस्ट में बॉक्स खरीदा तो एक एक पीस के हिसाब से खरीदा कि मुझे इतने पीस बनने तो इतना बॉक्स चाहिए, बट ये नहीं समझ में आता कि कितने पीस के हिसाब से खरीदें। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मेरा ग्लू 500 रुपये की आई, अब 500 रुपये को मैं डिवाइड कर दूंगा, मुझे एक पीस की नहीं पता कितनी कॉस्ट, हमने एक पीस के हिसाब से नहीं खरीदी ग्लू, जो एक पीस के हिसाब से नहीं खरीदते वो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाता है। कि मुझे पता है कि मेरे को एक पीस के हिसाब से नहीं पता था, तो मैंने इसको क्या करा, फिर मैंने देखा कितने पीस बनाए हैं, आपने कहा 1000 पीस बनाए, तो 1000 पीस से हम डिवाइड करेंगे, तब समझ में आ जाएगा अच्छा ये लगभग हमारी इतनी कॉस्ट आई है, कि इसका मतलब 0.5 रुपीज़ पर पीस की कॉस्ट आई होगी ग्लू की। ठीक है, तो इसको हम एक पीस के हिसाब से ऐसे निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट। अपॉर्चमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना कॉस्ट को अलग अलग एक पीस के हिसाब से। बात समझ में आ गई है? मटेरियल कॉस्ट। अब इसी के हिसाब से हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर की कॉस्ट भी होती है। चलिए समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट भी बहुत ऐसी है, ये भी हमारे दो तरीके की होती है। जो हमने लेबर लगा रखी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबर सिर्फ हम बेसिकली ज़्यादातर बात कर रहे हैं लेबर की, तो वो है फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर जो लेबर लगा रखी है ना, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉई की होती है ना, वो सारी की सारी लेबर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हमारे, वो सब हमारे बेसिकली ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगी। ऑफिस की ओवरहेड में आ जाएगी। आपको बताऊंगा अभी कैसे, आगे जब हम ऑफिस ओवरहेड अभी देखेंगे ना। तो लेबर कॉस्ट क्या होती है, दो तरीके की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो लेबर आपको डायरेक्ट, जब भी डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज़ होती है, डायरेक्टली प्रोडक्ट पे हम उसको एलोकेट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मैंने इसकी लेबर लगाई है। तो लेबर इंगेज ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, वो होगी डायरेक्ट लेबर। लेबर इंगेज इन कैरिंग आउट अ जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन इन अ फैक्ट्री। कि किसी काम को करने के लिए जो मुझे लेबर चाहिए, जैसे कोई जॉब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, या कोई प्रोसेस कर रहा हूँ, या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके लिए जो मुझे लेबर चाहिए फैक्ट्री के अंदर, तो वो भी हमारी कौन सी लेबर बन जाएगी, डायरेक्ट लेबर बन जाएगी। मतलब कोई काम को करने के लिए चाहिए लेबर, तो वो डायरेक्ट लेबर है। और काम को करने के लिए लेबर नहीं चाहिए, जो डायरेक्टली लेबर नहीं है वो, तो वो इनडायरेक्ट लेबर बन जाएगी। अभी देखने यहाँ पर लेबर हेल्प इन अ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ टूल सेटिंग, रिपेयर्स,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड सुपरविजन, मतलब आपको अगर रिपेयर सेटिंग करनी है, रिपेयर्स के लिए आपको काम करना है, क्योंकि रिपेयर जरूरी है, प्रोडक्शन रुक जाएगी। टूल सेटिंग जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जरूरी है, सुपरविजन फैक्ट्री के अंदर जरूरी है। अगर ऐसी लेबर बना रखी है तो वो भी डायरेक्ट लेबर के पार्ट बन जाएगा कि फैक्ट्री के अंदर मैंने एक मैनेजर हायर कर लिया जो कि बाकी लेबर को देखभाल करेगा, वो भी डायरेक्ट लेबर है, इसमें कोई दिक्कत की बात है। प्रोडक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए, कहने का मतलब यह है जो प्रोडक्शन करने के लिए काम आएगी, क्योंकि डायरेक्ट जब भी डायरेक्ट कोई भी खर्चा होता है वो प्रोडक्शन के लिए काम आता है। इनडायरेक्ट खर्चा आपका डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आता, वो आपको मदद करता है उल्टा इनडायरेक्टली प्रोडक्शन करने के लिए। ऐसे कौन कौन से होते हैं, मतलब वही लिखा हुआ दीज वर्क आर नॉट डायरेक्टली इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन। डायरेक्टली इंगेज नहीं होते कि इसको काम करने के लिए चाहिए भाई हमें लेबर, नहीं नहीं नहीं, जो आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं, बट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और हेल्प टू दोज हु आर ऑपरेटिंग मशीन्स, जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं हमारे वर्कर्स, उनको वो मदद प्रोवाइड करते हैं। कैसे? स्टोर कीपर, बाहर स्टोर कीपर हमने रख दिया ताकि ध्यान रखें, अब वो हमारा स्टोर के अंदर वो डायरेक्टली लेबर नहीं है लेकिन मदद कर रहा है उनको ताकि कोई चोरी ना हो जाए। इंस्पेक्टर रख दिया, वॉचमैन बाहर रखा हुआ है, वाटरमैन रखा हुआ है, चौकीदार रखा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन रखा हुआ है। तो ये लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं रखी हुई है, बट ये आपको मदद करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ दिक्कत आ गई तो आपको मदद करेंगे उन वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं अंदर। वही लिखा हुआ है दीज वर्कर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दोज होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सर्विसेज, एंड देयर चार्जेस आर अपोर्शनड। मैंने आपको अभी वर्ड बताया था ना, अपोर्शनड का मतलब क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूशन करना। कोई खर्चा जब आपको किसी प्रोडक्शन में, स्पेसिफिक प्रोडक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट में नहीं लगता, उसको आपको अपोर्शन करना पड़ता है एक पीस के हिसाब से। ये खर्चा को मैं एक पीस के हिसाब से आसानी से अपोर्शन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये रखा ही इसलिए है कि मुझे पता है कि इतने प्रोडक्ट के हिसाब से इतनी कॉस्ट मुझे इतनी लेबर रखनी पड़ेगी, बट ये नहीं पता था कि मुझे इतनी लेबर रखनी पड़ेगी। तो उसमें एक पीस के हिसाब से खर्चा कितना आएगा वो अपोर्शन करना पड़ता है, क्योंकि आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि कोई डिपार्टमेंट या एक प्रोडक्ट के लिए कितना आएगा। अब जैसे कि मेरी ये इंडायरेक्ट लेबर की खर्चा आया 10,000 रुपये, अब मुझे नहीं पता कि एक पीस का कितना खर्चा है, यहाँ पर एक पीस के हिसाब से खर्चा करा जाएगा। यहाँ पर आपको एक पीस का खर्चा निकालना पड़ेगा। सपोज करो मैंने 10,000 प्रोडक्ट बनाए, तब मैं निकालूंगा कि हाँ चलो अभी 1 रुपये का खर्चा हो गया, मैंने अपोर्शन कर दिया एक पीस के हिसाब से। अब 10,000 प्रोडक्ट में अपोर्शन कर दिया 10,000 रुपये इक्वल। तो ऐसे होता है, समझ आए को? तो इतना सिंपल होता है। डायरेक्ट खर्चा वो खर्चा जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोसेस, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी काम हो सकता है ना, उस पर हम एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, इसको अपोर्शन करना पड़ता है। तो अब समझते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं, यानी कि मटेरियल लेबर को छोड़ के कौन से एक्सपेंसेस बचे हैं, अब वो सारे एक्सपेंसेस भी 2 तरीके से डिवाइडेड है। ये एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रहते हैं, वो प्रोवाइडिंग अ सर्विस, या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कि फैक्ट्री के अंदर, इन एडिशन टू मटेरियल वेजेस के लिए। अब वो 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं विद अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट खर्चे एक्चुअल में अगर आपको पहचानने हैं, वो ऐसे खर्चे होते हैं कि किसी आप एक पर्टिकुलर जॉब, यानी कि कोई काम कर रहे हो, जैसे कि जॉब होती है जो कि किसी एक कस्टमर के स्पेसिफिक काम होता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग काम होता है। कस्टमर ने एक कस्टमर ने कुछ और कहा कि ये करने के लिए, एक कस्टमर ने खुद और कुछ और कहा, तो ये एक जॉब किसी कस्टमर के हिसाब से होती है। फैक्ट्री में हो तो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक अलग अलग प्रोसेस में काम डिवाइड होता है कि इस प्रोसेस में ये करना है, पहले मटेरियल यहाँ घुलेगा, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा। प्रोसेस होता है, पर्टिकुलर ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी कोई पर्टिकुलर काम होता है, उस काम के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो डायरेक्ट है। जो भी आपने डायरेक्ट मटेरियल खरीदा है, मटेरियल कोई पर्टिकुलर इस चीज़ के खरीदा है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल होता है। कोई मटेरियल आपने पर्टिकुलर इस लेबर आपने कोई पीस लगाई थी, लेबर की हमने बात करी कि पर्टिकुलर कोई प्रोसेस, ऑपरेशन, जॉब के लगाई थी, वो डायरेक्ट लेबर होती है। और कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए जो खर्चा नहीं होता, वो सब इनडायरेक्ट है। ये है सबसे सही समझने का, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये भी तो खर्चा वैसा था, वो भी तो खर्चा ऐसा था। नहीं, अगर आपको ढंग से मैं आपको बताऊं, ये अगर आपने ढंग से समझ लिया कि कोई एक पर्टिकुलर, हर जगह आप देखो कि एक पर्टिकुलर लिखा होगा, कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड्स डिजाइन पैटर्न फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए आपने स्पेशल मोल्ड्स खरीदे, डिजाइन को पैटर्न खरीदा प्रोडक्ट बनाने के लिए,
स्पेसिफिक जॉब, हर जगह देखो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लिखा होगा। रेंट पेड टू लेसर फॉर अ पर्टिकुलर लीज कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट जरूरी था जो, उसके लिए आपने जो रॉयल्टी पे करी है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। कॉस्ट ऑफ पेटेंट फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पेटेंट आपने पे किया तो प्रोडक्ट आ गया ना, एक प्रोडक्ट के लिए खर्चा हो गया एक प्रोडक्ट, मैंने जब भी पर्टिकुलर पर यूनिट का जो खर्चा हो जाता है वो हमेशा डायरेक्ट खर्चा होता है। यानी कि जब आप कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट को आपने कितना खर्चा किया वो आप उसके लिए खर्चा कर रहे हो तो वो डायरेक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन ऑन अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने जो कॉस्ट ऑफ मशीन पे ऑपरेट करने की कॉस्ट की, कॉस्ट हायर चार्जेस पे आपने पे किए स्पेशल प्लांट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट चार्जेस पे किए रिलेटिव स्पेसिफिक वर्क। ऐसे चीज़ समझने, अगर आप ऐसा चीज़ समझोगे ये है सबसे सही इसका समझने का तरीका। वरना बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, इसको अगर मैं बताऊंगा, वैसे मैं पीछे आपको बता रहा था अभी कि प्रोडक्शन के लिए किया है प्रोडक्शन, अगर मैं आपको वैसा बताता सीधा तो समझ नहीं आता। प्रोडक्शन के लिए तो की है बट प्रोडक्शन के अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके लिए की है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। वरना प्रोडक्शन के लिए तो देखो नीचे आ जाओ, रेंट आपने पे किया फैक्ट्री का, अब आप कहोगे फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो भाई ज़रूरी था, बिना रेंट किए तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, बिल्कुल ज़रूरी था। लेकिन डायरेक्ट खर्चे वो नहीं होते, डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो अगर मैं फैक्ट्री का रेंट पे किया है, मैंने पूरी फैक्ट्री का पे किया है, अब उस फैक्ट्री के अंदर मैं अलग अलग जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ, अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं था वो पूरी फैक्ट्री का है, उसमें सारे प्रोडक्ट बन रहे थे, हज़ारों प्रोडक्ट बन रहे हैं, हज़ारों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट का या एक जॉब का एक पर्टिकुलर चीज़ का वो खर्चा मैं डिवाइड मैं उसके लिए मैंने नहीं करा। जब ये कोई पर्टिकुलर काम के लिए मैंने खर्चा नहीं करा तो वो हमारा खर्चा इनडायरेक्ट बन जाता है। मानते हैं कि उसके बिना भाई प्रोडक्शन रुक सकती है, बट डायरेक्ट खर्चा वो नहीं होता ना। डायरेक्ट खर्चा वो होता है जब मैं एक यूनिट का खर्चा बता सकता हूँ आपका, और वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, या तो वो पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। मैं यूनिट वर्ड यहाँ पर यूज़ करता ही नहीं हूँ मैं, आप कह दो तो पर के हिसाब से आपको देख लो। अगर मैंने कोई रेंट पे किया है स्पेसिफिक मशीन के लिए, जैसे कि ऊपर था आपने पेटेंट पे किया है एक प्रोडक्ट के लिए, तो वो डायरेक्ट खर्चा बन जाएगा। हायर चार्जेस पे किया कि स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो डायरेक्ट खर्चा बन जाएगा। लेकिन मैंने पूरी फैक्ट्री का रेंट पे किया तो डायरेक्ट खर्चा नहीं बनेगा, वो इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए वही लिखा हुआ, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर प्रोसेस। कोई स्पेसिफिक काम के लिए आपने खर्चा नहीं किया वो, तो वो डायरेक्ट खर्चा नहीं होता। दीज आर कॉमन एंड अपोर्शन टू ऑल जॉब, ये सब जॉब में अपोर्शन हो जाता है, सब जॉब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अब ये खर्चा। फैक्ट्री का रेंट आपने 5,000 रुपये पे किया, लेकिन कोई स्पेसिफिक काम के लिए था, अगर मैं स्पेसिफिक जॉब के लिए करता तो बिल्कुल डायरेक्ट होता। फिर तो ये आपको पता है कि हाँ 5,000 रुपये पे किया क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट बनाना था या एक जॉब परफॉर्म करनी थी। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन आपने कहा कि फैक्ट्री का रेंट पे किया, उसमें तो हज़ारों प्रोडक्ट बने थे, 1000 प्रोडक्ट के लिए पे किया, तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा हज़ारों प्रोडक्ट में। और अब लास्ट में देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो कैसे निकाले जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का फॉर्मूला अभी हमने बात करी थी, वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने बात करी थी ओवरहेड्स की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने निकालने हैं तो कैसे निकाली जाएगी, ओवरहेड्स में से इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर माइनस कर दो, क्योंकि हमने देखा था ना कि इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को मिला के ओवरहेड बनता है। तो ओवरहेड क्या है कि टोटल इनडायरेक्ट खर्चे सारे, उसमें से अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर का खर्चा माइनस करोगे तो क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। तो अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है तो आप यह फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये आपको पता है कि यहाँ ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, यहाँ से बना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये टोटल मिला के बनता है ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स भी हमारे 3 तरीके से डिवाइड हो रखे हैं। अब उसकी बात करता हूँ मैं आपको सीधा यहाँ पर दिखा के, हमारे ओवरहेड कितने होते हैं। चलिए तो चलिए, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उधर हमारे ओवरहेड 3 तरीके के होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस के ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये ओवरहेड यहीं से बने हैं, इन्हीं खर्चे को हमने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है। अब फैक्ट्री के ओवरहेड्स क्या है, जो फैक्ट्री के अंदर खर्चे हुए इंडायरेक्ट। अब फैक्ट्री के अंदर खर्चे क्या क्या हो सकते हैं इंडायरेक्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ रेंट, फैक्ट्री का बिल्डिंग का आपने रेंट पे किया, रेट पे किया, फैक्ट्री टेलीफोन चार्जेस पे किए, रिपेयर मेंटेनेंस पे किया। क्योंकि मैंने आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई कोई भी अगर आपने इंडायरेक्ट खर्चा बचाना है तो कैसे बचानोगे,
जो कोई पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर ऑपरेशन, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं है समझने का। इस टॉपिक आप देखते हैं यहाँ पर, और आगे लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, पावर एंड फ्यूल, ये सब खर्चे क्या हो जाएंगे? फैक्ट्री के ओवरहेड्स हो जाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर आपने करे हैं और स्पेसिफिक कोई जो प्रोसेस, ऑपरेशन, प्रोडक्ट में यूज़ नहीं, हम उसको पर्टिकुलर नहीं कर सकते। फिर ऑफिस के ओवरहेड लिखे हुए नीचे। ऑफिस के ओवरहेड का मतलब ऐसे ओवरहेड्स, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने ऑफिस के अंदर खर्चे किए थे, वो आपके सामने लिखा हुआ है। ऑफिस सैलरीज, डायरेक्टर की फ़ीस, ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल फीस, यहाँ से आप सारे के सारे खर्चे पढ़ सकते हो। इसका जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसकी PDF का लिंक, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बस आपको इस वीडियो में आपको पूरी हेल्प हो, यही हमारा पर्पस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव, ट्रेड डिस्काउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब आपके खर्चे आपके सामने जो गिवन है, सारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। बैड डेट्स हो गया, सेल सर्विस एक्सपेंसेस होगी, फ्री गिफ्ट, डेप्रिसिएशन हो गया, फ्री गिफ्ट्स हो गया, ये सब आपके ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। आप कंपोनेंट्स और टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ भी रहा है। 4 होते हैं हमारे। प्राइम कॉस्ट सबसे पहले होती है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? जो आपके जितने भी अपने डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ना, उन सबको ऐड कर दो। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि ये वाले सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या ये आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको ऐड कर दो, तो प्राइम कॉस्ट आती है सबसे पहले। फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री की ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है। फिर फैक्ट्री की कॉस्ट के अंदर जब हम ऑफिस के खर्चे ऐड करते हैं, ऑफिस के ओवरहेड, तो ऑफिस कॉस्ट आती है। फिर सेलिंग कॉस्ट कैसे आती है? जब ऑफिस कॉस्ट के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हो, तो सेलिंग कॉस्ट, ये है हमारी टोटल, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। फिर हम उसको अंदर प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। इसको हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकालते हैं, ये कॉस्ट शीट में काम आता है, और कॉस्ट शीट के ऊपर मेरे वीडियो बना भी। तो प्राइम कॉस्ट होती है कि सारे डायरेक्ट कॉस्ट को आपको ऐड कर देना पड़ता है। फिर आपको आती है उसके अंदर हम फैक्ट्री के ओवरहेड करते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है। फिर फैक्ट्री की कॉस्ट के अंदर ऑफिस को ओवरहेड ऐड करते हैं, तो ऑफिस कॉस्ट आ जाती है। और फिर हम ऑफिस की कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट आती है। फिर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो सेलिंग प्राइस। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टोटल कॉस्ट को निकालने का, और ये कॉस्ट शीट पे काम आएगा आपको। कॉस्ट शीट मैंने वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक है। अब कॉस्ट शीट में ऐसे निकाली जाती है कि कितनी कॉस्ट लगी, उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फिर फैक्ट्री की कॉस्ट, फिर ऑफिस की कॉस्ट। ऑफिस की कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए अब कितनी कॉस्ट लगी, सेलिंग को हटा दो। फिर जब सेलिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसी चीज़ें समझनी पड़ती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कैरेज इनवर्ड फ्लाइट चार्जेस, ये एक स्पेसिफिक जॉब के लिए था ना, तो कैरेज आपने इनवर्ड आया, आपने पैसा पे किया, फ्लाइट चार्जेस पे किया ट्रांसपोर्टेशन वालों को। लेकिन जब होता है तो कैरेज आउटवर्ड या लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पे कर रहे हो, तो वो कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर जॉब के लिए था, वो तो फिनिश गुड्स के लिए था, जब बिक चुका है तो वो उसके लिए हम निकाल सकते हैं, तो वो भी इसमें आ जाए इनडायरेक्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, फैला दीजिए, और यार शेयर जरूर कर देना उन लोगों से जिनको समझ में अच्छे से नहीं आता है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।